नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की ईडी की मांग वाली याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है। सुशील पांडे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, क्या अपडेट इस सुनवाई को लेकर के? क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन मुश्किल में फंसेंगे या फिर राहत बरकरार रहेगी? आज देखिए, हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को फिलहाल एग्जामिन करके ही हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको जमानत दी है। क्योंकि हाईकोर्ट से उनको जो जमानत मिली है, तो जमानत के इस पूरे फैसले को ईडी ने चुनौती दी है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखता है। लेकिन सीधे तौर पर जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था, तो हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पीएमएलए का जो मुकदमा चल रहा है और जिस तरह ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उस पूरे जांच में कोई ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं मिला जिससे हेमंत सोरेन को आरोपी माना जाए। अब ऐसे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके फिलहाल उस पूरे फैसले की समीक्षा की बात कही है और इस पूरे मामले में 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देती है और हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में कितनी बढ़ सकती है। ये तभी क्लियर होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगा। चलिए, शुक्रिया सुशील इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह में एक पिता ने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला देवरी थाना इलाके के महेशिया दिघी गांव का है। बताया जा रहा है कि पिता बेटी के अवैध संबंध से नाराज था और इसी वजह से उसने धारदार हथियार से बेटी का गला काट दिया। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपी पिता ने खुद ही अपराध स्वीकार कर लिया और हथियार भी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। और ससुराल के सवाल का नाम है, जो देखिए मैं संजय के साथ रहती थी, इसका सवाल था, हमने इसके साथ तुम क्यों रहा? कह रही तो रही तो फिर रह जाओ उसके यहाँ। ये भी हम बोले रह जाओ, तो नहीं, हमारा मन करेगा जो ही करेंगे। तो ये हत्या आप किए हैं? हाँ, हम किए साहब, हम किए हैं, हम किया है। वहाँ पाए कि उसके घर पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसका जो पिताजी है वो स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर रहा है और बता रहा है कि मैंने ही इसे मारा था। और इस संदर्भ में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक हथियार जिससे उसने हत्या की थी, हथियार को भी बरामद कराया। खबर गुमला से, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी 9 साल की बेटी की हत्या कर दी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। मामला सदर थाना इलाके के पतगच्छा गांव का है। बताया जा रहा है कि बच्ची दिव्यांग थी और पिता उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई जारी है। हजारीबाग में बीकेएस तिवारी गिरोह के लोगों ने आगजनी और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। देर रात गिरोह के सदस्यों ने किरेडारी थाना इलाके में चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में फायरिंग की और आगजनी भी की और बीकेएस तिवारी नाम के ग्रुप का पर्चा छोड़कर कोल ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी है कि अगर ट्रांसपोर्टर उन्हें मैनेज कर नहीं चलते हैं तो अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, बदमाशों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। और देखिए, कई सवाल भी इस घटना के बाद से सवाल है कि बदमाशों में कानून का क्या खौफ खत्म हो गया है। सवाल ये भी इस घटना के बाद कि बदमाशों पर पुलिस कब नकेल कसेगी, और सवाल ये भी कि ट्रांसपोर्टरों को सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा। तो न्यूज 18 के सवाल कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। मामला केकेएम कॉलेज का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस हॉस्टल में जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई। इस दौरान 2 पुलिस अधिकारी और 9 छात्र घायल हुए हैं। घायल छात्रों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के 100 छात्रों पर केस दर्ज कराया है। छात्रों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। 12 बजे जैसे हम लोग सोते हैं तो 1-1:30 बजे जैसे हुआ तो कुछ पुलिस कर्मी आए और पीटने लगे, मतलब
हथियार की लाठी से लेकर के आए थे, पिटने लगे। सबको रूम में सब ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे, बस पीट रहे हैं। तो हम लोग बस कुछ कर नहीं पाए। तकरीबन 12 बजे रात जैसे वहाँ पर हम लोग जहाँ सो रहे थे वहाँ घुस के मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाला वर्दी पहना हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मारने लगा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है, लेकिन रांची का सियासी तापमान हाई हो गया है। वजह सीएम हेमंत सोरेन का एक फैसला जिस पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, रांची में घंटों तक संशय और आखिरकार साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सीएम ने इंडी गठबंधन के फैसले का साथ देते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने का फैसला लिया है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले को महज आम बजट से जोड़ना सही नहीं होगा। इसके और भी कारण हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव जल्द है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। वो जाहिर करना चाहते हैं कि झारखंड से दिल्ली की दूरी कितनी पास होगी और कितनी दूर वो बैठकर रांची से तय करेंगे। उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि इंडी की सहयोगी ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई, लेकिन जब शुक्रवार की रात तक सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली नहीं गए तो लगभग ये साफ हो गया कि वो बैठक से किनारा कर चुके हैं और शनिवार को इस पर मोहर भी लग गई। सीएम के इस फैसले ने दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी तपिश को हाई कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर सीएम नहीं जाएंगे तो राज्य के लिए मदद कैसे मांग पाएंगे। हालांकि जेएमएम बीजेपी के बयान से नाता नहीं रखता। लेकिन आप जाएंगे ही नहीं, अपनी बातों को रखेंगे ही नहीं, तो नीति आयोग के पास आपकी बातों को रखने वाला वहाँ कौन है? नीति आयोग में बातें होती हैं कि हमारे राज्य को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने बजट पेश कर दिया, उसके पहले ये बैठक नहीं बुलाई, तो ये कहीं न कहीं आपत्तिजनक था। ये तो बात हुई सियासत की, लेकिन सवाल ये कि आखिर नीति आयोग क्या है और क्यों इस बैठक में शामिल होना राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए अहम माना जाता है। दरअसल 2015 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। नीति आयोग भारत सरकार का नीति से जुड़ा थिंक टैंक है, जो सरकार की दीर्घकालीन नीतियां तैयार करता है। केंद्र के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह भी देता है। राज्यों को देश के हित में काम करने के लिए एक मंच पर लाता है। नीति आयोग को 1950 में बनाए गए योजना आयोग को खत्म कर बनाया गया था। योजना आयोग का मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। सीएम हेमंत सोरेन के इस बैठक में न जाने से झारखंड को कितना फायदा या नुकसान होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर शुरू हुई सियासत फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईडी की पूछताछ में कमलेश ने कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। लैंड स्कैम मामले में कमलेश की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि कमलेश पर चामा मौजा अंतर्गत 700 एकड़ के करीब जो जमीन है उसके फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। तो इसके साथ ही पूर्व में कमलेश के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 1 करोड़ रुपए नगद और 100 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए थे। पूरे मामले में बता दें कि शुक्रवार को जब कमलेश ईडी दफ्तर पहुंचा, ईडी के छठे समन पर, तो उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद देर शाम उसे गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि कमलेश को रिमांड पर लेने के लिए भी कोर्ट में जो ईडी है वो अपील कर सकती है और पूरे मामले में जो जांच में कई अहम खुलासे होने के आसार जो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी को उसके कुछ सुराग मिले हैं और उसी के आधार पर उससे पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि कमलेश वो शख्स है जो जमीन के बड़े माफिया, अगर कहे तो भू माफियाओं के साथ उसकी बहुत सांठगांठ है। पूर्व में जो शेखर कुशवाहा और प्रियरंजन सहाय जैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस पूरे मामले में उस नेक्सस से जुड़ा हुआ कमलेश का भी नाम सामने आया था और उसी आधार पर ईडी ने अब उसे गिरफ्तार किया है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में जो कमलेश से जो पूछताछ हुई है और जो पूछताछ होने वाली है उसमें और कौन कौन से लोगों के नाम सामने आते हैं और किन किन लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां परियोजना निदेशक आदित्य रंजन का वीडियो वायरल हुआ है। आईएएस आदित्य रंजन पर शिक्षकों से अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। वायरल वीडियो पर झारखंड के सरकारी शिक्षक भड़के हुए हैं। शिक्षकों ने अधिकारी को हटाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने भी इस पर नाराजगी जताई है और कहा कि अधिकारी को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। या हवाई चप्पल में वही चप्पल से मारेंगे, फिर पहनने लायक नहीं रह जाएगा। तो अभी आप स्कूल में जाके स्पष्ट बता दीजिएगा, यूनिफॉर्म नहीं है तो शुरू कर दीजिएगा कि भाई सबको व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में आना है, सबको यूनिफॉर्म कलर के साड़ी में आना है। अभी शुरू कराना है स्कूल में तो शुरू कराना है। अगर मेरे को ये 6-5 दिखा ना, मैं बता रहा हूँ, वो कोई क्लास ले रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जो चप्पल पहन कर आएगा तो उसको चप्पल से पिटेंगे। ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। किसी एक पदाधिकारी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, अपमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं से उचित ठहराया नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि पदाधिकारी की गलती है, उन्हें ऐसा वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अगर डांटना भी है तो सभ्य भाषा में भी डांट पिलाई जा सकती है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ आदित्य रंजन एसपीडी झारखंड शिक्षा परियोजना के विरुद्ध आंदोलन पूरे राज्य में प्रारंभ कर दिया है। ज्ञातव्य है कि एसपीडी द्वारा शिक्षकों को चप्पल से पीटे जाने की बात कहने को लेकर शिक्षकों में काफी रोष है। और न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। निरंजन, आईएएस आदित्य रंजन जो कुछ कहते हुए शिक्षकों को लेकर के नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के आक्रोश भी है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। अभी इस वायरल वीडियो को लेकर के क्या खबर है, क्या कार्रवाई भी कुछ हो पा रही है? जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एक आईएएस अधिकारी जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जेईटीसी के डायरेक्टर भी हैं आदित्य रंजन, और उनके जिम्मे कई विभाग भी है और शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो झारखंड में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। ये शिक्षा मंत्री का कहना है, क्योंकि शिक्षा जो होता है वो मूलभूत सुविधाएं को लेकर के शिक्षक समाज का एक आईना होता है और इसको लेकर के जो शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ या माध्यमिक शिक्षक संघ, सभी ने विरोध जताया। और आपने देखा कि आज भी कई स्कूलों में जो शिक्षक हैं वह चप्पल पहनकर अपना क्लास लिए हैं। इसको लेकर के साफ तौर पर कहा कि जब तक वह अपने पद से नहीं हटेंगे या नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री ने खुद संज्ञान लिया और न्यूज़ 18 से उन्होंने साफ तौर पर कहा इस तरह का भाषा का प्रयोग एक आईएएस अधिकारी को नहीं करना चाहिए शिक्षकों को लेकर। वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे सियासी गलियारे में तो सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी कहा कि साफ तौर पर इस तरह के अभद्र की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक समाज का मुख्य दर्पण होता है और वह एक नेतृत्व करता है पूरे समाज का। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार अगर आप देखें तो वर्तमान सरकार में शिक्षा विभाग में कई ऐसे काम हुए हैं। 80 एक्सीलेंट स्कूल अभी काम कर रहे हैं, पूरे झारखंड में 365 स्कूल का काम चल रहा है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन
अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं न कहीं शिक्षकों में आक्रोश है और शिक्षक अब इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग इस तरह का चप्पल पहन करके स्कूल में पढ़ाते रहेंगे और आते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल निरंजन, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सेल बोकारो स्टील के सेक्टर इलाकों में बिजली की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों का कहना है कि 5 मिनट के लिए बिजली आती है, घंटों बिजली गायब हो जाती है। लाइट नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यूनियन नेता इसे बोकारो स्टील प्रबंधन की लापरवाही बता रहे हैं। उनका कहना है कि डीवीसी से जब चाहे बोकारो स्टील बिजली ले सकती है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारा पूरा बिजली से ही हमारा काम होता है। हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग का काम है। रिपेयरिंग अगर बिजली नहीं रहा तो हमारा कोई भी रिपेयरिंग काम नहीं हो सकता है। जितने कस्टमर आते हैं हम लोग यही बोल देते हैं जो बिजली नहीं है, वो चले जाते हैं। बिजली की समस्या खासकर सिटी सेंटर में तो बहुत गंभीर है और हम लोग का कंप्यूटर का व्यवसाय पूरी तरह से डिपेंड है अपने बिजली पर। जब तक बिजली नहीं रहेगा हम लोग कोई भी सॉल्यूशन कस्टमर को नहीं दे सकते हैं। कि अभी जो जनरेशन है पावर प्लांट में हमारा जो EPSCL है, पावर प्लांट जो कंपनी बोकारो पावर सप्लाई कंपनी जो बनाया गया, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ जला उला है, उसके चलते पावर इसका डाउन हुआ है। उसमें 1 से 1.5 महीना करीब हमको लगता है 2 महीना लगेगा। गढ़वा में आदिवासियों की इस जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। मामला रमकंडा प्रखंड के सबाने गांव का है, जहां मुंडा समाज के आदिवासियों की इस जमीन पर कब्जे का आरोप उदयपुर पंचायत के मुखिया पति पर लगाया गया है। ऐसे में पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की अगुवाई में आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि आरोपी मुखिया पति ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि पूरे कागजात उनके पास हैं। क्योंकि हम लोग का जमीन मैंने लूटा जा रहा है। उसमें राजकिशोर यादव मुखिया है। और क्या है हमारे जमीन को, यानी कि 1919 में हम लोग जोत कुड़ किए थे। 7 एकड़ जमीन गरमुंजा जमीन है, ठीक है। उसमें राजकिशोर यादव मुखिया ने बुना खेती को अपना जोताई ट्रैक्टर से जोताई बोताई कर फिर वापस बुन दिया। चुनाव हारने के बाद उदयपुर पंचायत के मुखिया और जिसको पूरे प्रखंड का जिम्मेवारी उन्होंने उसको देने का काम किया है, आज उसके द्वारा इन मुंडा समाज के जमीन को जबरदस्ती बाजबरदस्ती 3 साल पहले लूट लिया गया। बेचारे पिछला साल भी खेती किए, खेती को जबरदस्ती ला करके ट्रैक्टर से फिर से जोत करके और उन्होंने अपना दबंगई दिखाने का काम किया। देखिए, जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया जमीन लूटने हड़पने का, वह बिल्कुल बेबुनियाद है और ये राजनीतिक साजिश के तहत ये बातें जो है से की जा रही है। मैं बता दूं कि यह जमीन जो है से 2016 में ही हम जो है से स्वर्गीय रघुवीर साहब की पत्नी सावित्री देवी और देवंती देवी से रजिस्ट्री खरीदी किए हैं और 2016 से लेकर और अभी तक जमीन मेरे जोधपुर कब्जे में है, जिसका कि ऑनलाइन रसीद भी। आदिवासी बहुल इलाके से वो लोग आते हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो मुखिया जी हैं वो उनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी कि या हमारी ज़मीन ले रहे हैं और मनमाने तरीके से ज़मीन ले रहे हैं। तो हमने संज्ञान लिया है, चूँकि हमको इसके पूर्व जानकारी नहीं थी और इसके बाद मैंने SDO को ही बोला है कि जाके देखें कि बात में कितनी सच्चाई है। अगर कोई तथ्य है तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए मैंने SDO को दूरभाष को फोन भी किया है। रामगढ़ के डेली मार्केट से सब्जी उत्पादक को हटाए जाने का विरोध किसान कर रहे हैं। सब्जी उत्पादक किसानों का कहना है कि वे लोग कई पीढ़ियों से डेली मार्केट में सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन छावनी परिषद ने उन्हें हटाने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सब्जी बेचने के लिए नया बस स्टैंड के सामने भेजा जा रहा है, जहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। बरसों से सब्जी बेचने वाले किसान जो है आंदोलित हैं। उनका कहना है कि उन्हें उसी जगह पर सब्जी बेचने की अनुमति दी जाए, क्योंकि छावनी परिषद द्वारा उन्हें वहां से हटा करके दूसरे जगह शिफ्ट करने की यहाँ बात सामने आ रही है। ऐसे में जो किसान है वे लगातार आंदोलनरत है। हम सीधे बात करेंगे। बताइए, क्या आपका नाम है? रीमा देव। क्या चाहती हैं? पुराना मार्केट चाहिए हम लोग। पुराना मार्केट, पुराना बस स्टैंड। हाँ,
तो अभी आप लोग को कहाँ भेजा गया है? अभी हम लोग को रोड में भेजिए। हाँ, रोड में। वहाँ दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। तो आप चाहते हैं कि पुराना बस स्टैंड चाहिए हम लोग। तो आप लोग वहाँ पर पुश्तों से सब्जी बेचते हैं? हाँ, आधा दादा पुराना जमाना से ही बेच रहा है। हम लोग को जो पुराना मार्केट है, हम लोग को कई वर्ष से हम लोग बस स्टैंड वही चाहते हैं, दूसरे जगह नहीं चाहते हैं। किसानों अभी बेघर हो गए हैं, किसान अभी जहाँ मन तहाँ हम लोग को बेघर कर। डेली मार्केट जो किसानों के लिए पहले से उपलब्ध था, उस पे कुछ बिचौलिया लोग और व्यापारी वर्ग के लोग उस पे कब्जा जमाए हुए हैं। हम सभी किसानों का मांग है कि हम लोग के लिए जो झारखंड सरकार के द्वारा आवंटित जो जगह है डेली मार्केट का, उस जगह को पूरा किसानों के लिए दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि यही हम लोग का सब्जी मार्केट रहना चाहिए, हम लोग नहीं चाहेंगे। ऐसे में छावनी परिषद को भी इन किसानों की बातों को सुनने की जरूरत है, ताकि उन्हें पूर्व की तरह जो है सारी सुविधाएं एक जगह मिले और सब्जी इत्मीनान से बेच सके। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।